गुड इवनिंग ऑल। जल्दी से आ जाओ लाइव। साढ़े 5 हो चुके हैं, जल्दी से लाइव आ जाओ। तो कल की क्लास में हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड को स्टार्ट किया था। WSM को हमने समझ लिया था कि WSM जो हमारा होता है वो क्या होता है। क्लियर? परमिसिबल स्ट्रेसेस को समझा था। नेक्स्ट हमने समझा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। ठीक है, कि जो हमारा बेंडिंग कंप्रेशन होता है उसमें कितना लेना है आपको कंक्रीट के केस में। ठीक है, और डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या लेना है। ठीक है, और ऐसे स्टील के लिए भी हमने समझ लिया था। क्लियर? अब अपने को पढ़ना था लिमिटेशन ऑफ WSM। क्लियर? क्या पढ़ना था? लिमिटेशन ऑफ WSM। कि WSM जो हमारी मेथड होती है इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, या फिर मैं ऐसा बोलूं डिफिशियंसी इन WSM। ठीक है, तो समझते हैं कि WSM में क्या क्या दिक्कत थी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समझा था, जब WSM मैंने आपको बताया था उसमें मैंने क्या लिखाया था कि आपको क्या करना है कि जो हमारा कंक्रीट है या जो स्टील है उसमें जो स्ट्रेसेस हैं वो एक्सीड नहीं होना चाहिए हमारी परमिसिबल वैल्यू से। ये मैंने लिखाया था कल आपके पॉइंट में, आप एक बार पेज पलटा के देख सकते हो। लिखाया था मैंने उसमें क्या कि stresses within the materials are not allowed to exceed the permissible stresses। क्लियर? तो सबसे पहला लिमिटेशन इसका यही आता है कि इट में नॉट बी पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है कि जो हमारी स्ट्रेसेस हैं हम उसको परमिसिबल स्ट्रेसेस से कम रख पाए। क्लियर? क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे आपको, it may not possible to keep the stresses within permissible stresses ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला कि यह पॉसिबल नहीं है। ये तो WSM बोल रहा है कि एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो यही तो लिमिटेशन इसकी, उसने तो बोला है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा पॉसिबल? तो इसके कुछ कारण हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज बिकॉज ऑफ। किस वजह से? तो नेक्स्ट है आपका दिस इज बिकॉज ऑफ। क्लियर? सबसे पहला जो इंपैक्ट यहां पे अपन ले रहे हैं दैट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। क्लियर? एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा हूं? दूसरी कंडीशन है द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड अदर सेकेंडरी इफेक्ट्स। देखो क्रीप एंड श्रिंकेज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ले लिया, इसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट्स है जिसको अपन ने सेकेंडरी इफेक्ट के कैटेगरी में डाल दिया। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन and other secondary effect and other secondary effect
क्लियर? तो मैंने क्या बोला, लिमिटेशंस ऑफ WSN में मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि यह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो हमारी स्ट्रेसेस हैं वो हमारी परमिसिबल वैल्यू से कम रहे। किस कारणों की वजह से? लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। क्लियर? यार अभी तक कोई भी लाइव नहीं आया है, जल्दी से आ जाओ आप लोग लाइव। ठीक है, पहला ही मैं पॉइंट अभी बता रहा हूँ लिमिटेशंस का। इसमें भी मैंने क्या बोला है कि जो हमारी स्ट्रेसेस होंगी उसको हम परमिसिबल वैल्यू पे कैप्ट करके नहीं रख पाते, इससे एक्सीड हो जाएंगी। बिकॉज कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन हमारा हो गया है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। पहला रीजन हमारा क्या हो गया है? पहला रीजन हमारा क्या हो गया? डेट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। एंड दूसरा हमारा क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड अदर सेकेंडरी इफेक्ट। अब हो क्या रहा है इस वजह से? क्लियर? तो देखो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ये दोनों इफेक्ट को हम जो कंसीडर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमारी स्ट्रेसेस को इंक्रीज कर रहे हैं इन द इलास्टिक रेंज। इलास्टिक रेंज तक स्ट्रेसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। और इनका क्या हो रहा है? जो हमारी कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस है, जो हमारी कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस हैं, उस पे इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये परमिसिबल स्ट्रेसेस तक हम कीप करके नहीं रख पाते हैं, ये क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ WSN। ये पहला लिमिटेशन हमारा यहाँ पे हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे है, नेक्स्ट हमारा लिमिटेशंस है वो देखते हैं। ये लिख लेना एज इट इज आप। नेक्स्ट लिमिटेशंस ये था हमारा कि इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड इन WSN, जो हमारा एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, क्या होता है? एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। क्या बोला मैंने? एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है इज नॉट इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली यहाँ पे एक्सपीरियंस बेसिस पे ली गई है। ठीक है, तो एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हमारा यहाँ पे होता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इक्वल नहीं होता है। क्लियर? ये भी इसका एक लिमिटेशन है। अब एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा क्या होता है? क्लियर? वो देख लेते हैं। तो एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारा? कोलैप्स लोड। क्या होता है हमारा? कोलैप्स लोड। वह लोड जिसपे आपका स्ट्रक्चर या सेक्शन क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। दैट इज कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड। क्लियर? ये हमारा क्या होता है? एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। क्लियर? वहीं अपन इसको देखने के फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो एक बार आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रेशियो भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्लियर? कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कहलाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें, FOS की हम बात करें, तो ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस, और इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेसेस को हम किससे डिवाइड कर दें? परमिसिबल स्ट्रेसेस से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो वो जो क्या देता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या बोला मैंने पॉइंट कि WSN में जो एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के इक्वल्स टू नहीं होता है। तो ये भी आपका लिमिटेशन हो गया। आप तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हो, क्लियर? वो बराबर ही नहीं हो रहा है। क्लियर? अब एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो दैट इज कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड,
और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता ही है क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेसेस बाय परमिसिबल स्ट्रेसेस। क्लियर? तो ये आपका सेकंड लिमिटेशंस ए हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हमारे स्ट्रक्चर पर साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग अगर एक्ट हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल डेड लोड हो गया, बेंड लोड हो गया, क्लियर, साइमल्टेनियसली अगर एक्ट हो गए हैं हमारे स्ट्रक्चर पर, तो यह उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ये क्या करता है, दोनों ही लोड को, जैसे डेड लोड हुआ और बेंड लोड हुआ, उनके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस की गई होगी, तो उसको सिंपली ऐड कर देगा। बल्कि हम डिजाइन की बात करें, डिजाइन लोड की बात करें, तो वो डिजाइन लोड हमारा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और उसने क्या कर दिया, सिंपली उसको ऐड कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका लिमिटेशन हो गई कि भाई आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो। अगर साइमल्टेनियसली हमारे इस पे क्या हो रहा है, लोड आ रहा है, डिफरेंट टाइप की लोडिंग अगर आ रही है, तो आप बोल सकते हो कि यहां पे हमारी WSM जो मेथड है वो फेल हो जाती है। क्लियर? तो WSM फेल टू डिस्क्रिमिनेट, WSM फेल टू discriminate between different types of load, between different type of load that act simultaneously. ये इंपॉर्टेंट है, that act simultaneously। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि हमारा जो WSM होता है, अगर डिफरेंट टाइप की लोडिंग जो है अगर वो साइमल्टेनियसली एक्ट होती है, तो यह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, ये वहां पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो आप बोल सकते हो, इफ डेड लोड एंड बेंड लोड प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रेसेस बट इफ दे आर सिंपली एडेड, बट ये क्या कर रहा है, उसको सिंपली एडेड कर रहा है। The design load would be much larger, क्लियर, जो हमारा डिजाइन लोड है वो हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा एक और नया लिमिटेशंस आ गया है कि भाई ये यहां पे भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है साइमल्टेनियसली लोडिंग को। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो अब बात करते हैं हमने परमिसिबल स्ट्रेसेस पढ़ी थी, क्या कहलाती थी हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस, अब हम वो देखेंगे। ये लिमिटेशंस थी, इनको कम करने के ओवरकम किसने किया, लिमिट स्टेट मेथड ने ओवरकम किया था। क्लियर? तो जब अपन LSM पढ़ेंगे तो उसमें अपन समझेंगे कि कैसे इन लिमिटेशंस को ओवरकम किया गया था। क्लियर? अब अपन बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस की। क्लियर? परमिसिबल स्ट्रेस। अब परमिसिबल स्ट्रेस जो हम देख रहे हैं किसके लिए देखेंगे, सबसे पहले फॉर कंक्रीट। ठीक है, कल अपन ने देखा था परमिसिबल जो स्ट्रेस आपकी होती हैं, यह क्या कहलाती थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हमने डिवाइड कर दिया था किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमने डिवाइड किया। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कल अपन ने देखा था फॉर कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। क्लियर? इसमें बेंडिंग कंप्रेशन, तो बेंडिंग कंप्रेशन में जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी वो कितनी थी, 3 थी। नेक्स्ट हमने देखा था डायरेक्ट कंप्रेशन, और कल ये भी हमने समझा था कि भाई इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं 3 और इसमें हम जो 4 लेते हैं वो क्यों लेते हैं। क्लियर? इसमें ज्यादा ले रहे हैं, इसमें कम ले रहे हैं, तो ये भी हम कल समझ चुके थे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेना आप, कल की क्लास आपने नोट्स तो बनाई होंगे, तो वो रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगा क्यों लेते हैं। ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर कंक्रीट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो मुझे पता चल गया। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो फॉर कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो कंक्रीट में आप क्या करते हो, ग्रेड्स का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं। तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर मैं बोलूं कि मेरा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, मतलब इस M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी, इस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होगी, दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज। आफ्टर 28 डेज आपने क्या किया, एक्चुअल कंप्रेशन का टेस्टिंग किया होगा, स्टैंडर्ड जो आपका कंप्रेशन टेस्ट होता है। क्लियर, तो आपको 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ मिली होगी। क्लियर, तो अब आपको क्या करना है, डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना है। जब कॉलेज में हम पढ़ते थे तो सर ने एक टेबल बनवा दी थी, डायरेक्ट ये नहीं बताया था कैसे निकलता है। उन्होंने बस क्या किया था, एक टेबल बनवा दी थी, हमने वो टेबल रट ली थी और डिजाइन में बस वही करते जाते थे। क्लियर, तो एक टेबल आपको यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले आपका जो रहेगा उसमें कॉलम में क्या रहेगा, ग्रेड रहेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मुझे कहां से मिलेगी, कंक्रीट की ग्रेड से मिलेगी। तो सबसे पहला कॉलम हमने ग्रेड का बना लिया। ठीक है, अब दूसरे कॉलम की बात करें तो देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने बेंडिंग कंप्रेशन में ली है, तो हम परमिसिबल स्ट्रेसेस भी किस में लेंगे, बेंडिंग कंप्रेशन में लेंगे। तो दूसरा कॉलम हमारा किसका आ जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन। मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको पूरा लिखना। ठीक है, कंप्रेशन को। ठीक है, ये हो गया। अब बेंडिंग कंप्रेशन में जो स्ट्रेसेस हमारी होती है, परमिसिबल स्ट्रेसेस, दैट इज सिग्मा सीबीसी। और ये जो सिग्मा सीबीसी होता है, इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी न्यूटन पर mm स्क्वायर में मिलेगी। क्लियर, दूसरी बात यहां पे करते हैं। ठीक है, दूसरी अपन यहां पे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, डायरेक्ट कंप्रेशन। क्लियर, तो नेक्स्ट कॉलम हमारा किसका आ जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन। क्लियर, और डायरेक्ट कंप्रेशन में जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं, दैट इज सिग्मा सीसी। क्लियर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी टेबल हो गई है। आपको बेंडिंग कंप्रेशन में निकालना है और आपको किस में निकालना है, डायरेक्ट कंप्रेशन में निकालना है। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो पहला ग्रेड हमारा कितना है, M15। नेक्स्ट हमारा ग्रेड कितना है, M20। नेक्स्ट है हमारा M25। नेक्स्ट है हमारा M30। क्लियर, ये हमारे ग्रेड हो गए। अब आपको निकालना है परमिसिबल स्ट्रेसेस किसमें, बेंडिंग कंप्रेशन में। ठीक है, बेंडिंग कंप्रेशन में निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगी M15 के लिए, दैट इज 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कितना रख दिया, अगर मैं यहाँ पे बात करूं दैट इज सिग्मा सीबीसी फॉर M15, तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई बेंडिंग कंप्रेशन में हमारी कितनी होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होती है। 3 से आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आया 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज सिग्मा सीबीसी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा सीबीसी हो गया। तो ये 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। अब यही चीज मैं बोलूं डायरेक्ट कंप्रेशन में आपको निकालना है, किसमें निकालना है, डायरेक्ट कंप्रेशन में निकालना है। मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा सीसी इक्वल टू 15 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है आपका। अब 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो राउंड फिगर में 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज द डायरेक्ट कंप्रेशन में आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस आ गई। ऐसे ही M20, M25 एंड M30 के लिए आपको ये स्ट्रेसेस निकालनी। क्लियर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। क्लियर, M20 के लिए आपका सिग्मा सीबीसी कितना हो जाएगा 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M25 की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M30 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर, अब अगर हम परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करूं तो कितना हो जाएगा 4 तो हो गया था, 20 डिवाइड बाई 4 तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब M25 के लिए अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा
6 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड M30 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हो जाएगा आपका 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस हो गई किसके लिए? कंक्रीट के लिए हो गई। क्लियर है सभी को? क्लियर है? जल्दी से बता दें। राजेश्वर, पुष्पेन, क्लियर है आपको? कमेंट करके आप बता दें जल्दी से, क्लियर है? ओके, तो अब आपको यही परमिसिबल स्ट्रेसेस किसके लिए निकालना है? स्टील के लिए। और स्टील की परमिसिबल स्ट्रेसेस आपकी किस में निकलेंगी? डायरेक्ट टेंशन में। कल हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए पढ़ा था? डायरेक्ट टेंशन के लिए। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं फॉर स्टील। ठीक है, तो फॉर स्टील, और स्टील में आपको किस में निकालना है? डायरेक्ट टेंशन में निकालना है। और डायरेक्ट टेंशन में आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था? 1.8 था। क्लियर? तो अब यहाँ पे सिंपल सा अपन ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो परमिसिबल, इसकी टेबल कैसे बना लेंगे? परमिसिबल स्ट्रेसेस इन डायरेक्ट टेंशन। क्लियर? और ये सिग्मा एसटी की आपकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, दूसरा कॉलम हमारा आ जाएगा, ग्रेड यहाँ पे स्टील का आ जाएगा Fe 250, और दूसरा नेक्स्ट कॉलम Fe 415 और Fe 500। क्लियर? ये हमारे कॉलम आ जाएंगे। तो आप परमिसिबल स्ट्रेसेस इन डायरेक्ट टेंशन की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? या फिर ऐसा लिख लो, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, ऐसा लिख लो, इन स्टील ऐसा लिख लो। क्लियर? पहला अब यहाँ पे आप लिखोगे इन टेंशन। किसमें निकालना है हम? इन टेंशन में निकाल रहे हैं। तो टेंशन में कितना होता है आपका? सिग्मा एसटी होता है। क्लियर? अब यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। क्लियर? ये डिपेंड करता है डाया ऑफ बार पर। क्लियर? किस पर डिपेंड करता है? डाया ऑफ बार पर। तो अगर मैं बोलूं कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है, पहली कंडीशन यहाँ पे एक नाम दे दिया मैंने, अगर मेरा डाया ऑफ बार कितना है? अप टू 20 mm, 20 mm तक का डाया ऑफ बार है। और दूसरी कंडीशन हमारी यहां पे हो गई, डाया ऑफ बार इज ग्रेटर देन 20 mm। क्लियर? दो कंडीशन आपकी यहां पे आ गई कि डाया ऑफ बार अप टू 20 mm एंड डाया ऑफ बार ग्रेटर देन 20 mm। देन आपकी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगी इन टेंशन Fe 250 के लिए कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 140। और डाया अप टू, डाया जो है ग्रेटर देन 20 mm, तो ये आपकी 130 हो जाएंगी। नेक्स्ट Fe 415 या 500, या अगर एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ लिया जाए HYSD बार्स के लिए, या फिर इसको माइल्ड स्टील के नाम से पूछ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये कितनी होती हैं? 230 होती है। ठीक है, ये आपकी कितनी होती हैं? 230 होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेशन इन कॉलम। देखो इन टेंशन में तो आपने निकाल लिया है। अब अगर आप कॉलम को डिजाइन कर रहे हो तो कॉलम में टेंशन की जगह क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। क्लियर? तो यहां पे लिखे दे रहा हूं इन कंप्रेशन या फिर इन कॉलम की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएंगी? सिग्मा एससी हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा एससी बोलते हैं। तो सिग्मा एससी जो आपका रहेगा वो कितना हो जाएगा? देखो 130 माइल्ड स्टील के लिए, और HYSD के लिए आ जाएगा आपका 190। क्लियर? कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। तो ये आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस है। अच्छा, एक और दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को बहुत सारी, जैसे SSC जेईई है आपका, मेंस का पेपर होता है, उसमें MPPSC जेईई 2020 के पहले इसमें भी मेंस होता था ना मेंस।
तो अब बच्चा यहाँ पे ये कंफ्यूज होता है कि सर क्वेश्चन अगर आएगा तो हमें WSM से सॉल्व करना है या LSM से सॉल्व करना है। तो दो तरीके हैं, या तो वो बोल दे क्वेश्चन में कि भाई इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मुझे चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग चाहिए, WSM के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हम WSM को फॉलो कर लें, या फिर LSM लिख के दे दे तो हम LSM के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें। बट अगर मान लो उसने मेंशन नहीं किया कि WSM से सॉल्व करना है या LSM से सॉल्व करना, फिर तो इन्हीं परमिसिबल स्ट्रेसेस के बेसिस पर, क्वेश्चन में देखो परमिसिबल स्ट्रेसेस दी गई होंगी, तो इन्हीं स्ट्रेसेस के बेसिस पे आपको क्वेश्चन की पहचान करना है कि वो आपसे WSM के थ्रू सॉल्यूशन चाहता है या वो LSM के थ्रू सॉल्यूशन चाहता है। इंपॉर्टेंट है मतलब परमिसिबल स्ट्रेसेस। क्लियर? आगे अपने को क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, तो ये परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो ये दोनों टेबल आप लोग बना लो, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाना। नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस सीट अपलोड हो जाएगी तो आप लोग प्रैक्टिस करना भी चालू कर देना, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज इन्होंने बोली, रिकमेंड किया गया है, ऐसा बोल दूं मैं, क्या बोला हमने कि अगर इन परमिसिबल स्ट्रेसेस पर मैं किसके इफेक्ट को कंसीडर करता हूं, ऐसा बोलूं मैं, इफेक्ट ऑफ, यहां पे लिख रहा हूं, इफेक्ट ऑफ विंड लोड, इफेक्ट ऑफ विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड इज टेकन। अगर आप विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की अगर मैं बात करूं या अर्थक्वेक फोर्स की मैं बात करूं, अगर इसके इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हो, या तो आप एनालिसिस कर रहे हो स्ट्रक्चर को WSM से, या फिर आप क्या कर रहे हो, उसको डिजाइन कर रहे हो, तो इन दोनों कंडीशन में अगर हम इस विंड लोड की इफेक्ट को या फिर अर्थक्वेक के लोड को क्या करते हो, लेते हो अपनी डिजाइन में, क्लियर, तब ये परमिसिबल स्ट्रेसेस जो होती हैं ये क्या हो जाती हैं, इंक्रीज्ड कर दी जाती हैं, कितनी, 33.3% या फिर 33.33%। क्लियर? तो ये नोट डाल के अलग से पॉइंट लिख लेना, इफ द इफेक्ट ऑफ विंड, if the effect of wind or earthquake load is taken into consideration, then the permissible stresses increased by 33.33% या फिर 33.1/3%। इतना हम इन वैल्यू को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? ये इंपोर्टेंट थी परमिसिबल स्ट्रेसेस, नोट डाउन कर लो आप। देखो नोट्स प्रॉपर बनाते जाना, ठीक है, और घर पे जब रिवाइज करो तो अपने शॉर्ट नोट को भी प्रिपेयर करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम आएगा आपका तो आप उसी से रिवाइज करोगे, तो शॉर्ट नोट भी आपके प्रिपेयर करते जाना, ठीक है। और बाकी ये सारे कॉन्सेप्चुअली चीजें भी लिखते जाना एक अलग नोट्स में, और एक प्रॉपर आप अपना स्टडी प्लान बना के रखना कि भाई इतने इतने टाइम तक ऑनलाइन क्लास रहती है, अब जो हमारा फ्री टाइम रहेगा तब मुझे सेल्फ स्टडी करना है, तो वो पूरा का पूरा एक स्टडी प्लान आप बना लेना। अगर आप 2021 में एई की पोस्ट हासिल करना चाहते हो तब, अगर नहीं करना है तो भाई मत बनाना, ठीक है। बट अगर क्लास ज्वाइन की है, मतलब आपको एई की पोस्ट चाहिए, तो ये सारी चीजें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो कम से कम कितना पढ़ना, भाई आज जितना क्लास में पढ़ा है उसका तो उसी दिन रिवीजन होना चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितना भी पढ़ सकते हो। क्लियर? क्योंकि देखो हर एक चीज का क्या होता है, लिमिटेशन होता है।
हर एक चीज का क्या होता है, लिमिटेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लकड़ी है, लकड़ी का लिमिटेशंस क्या है, आप लकड़ी को कहां कहां यूज कर सकते हो भाई, फर्नीचर बना लो, क्लियर, डोर वगैरह ये सारी चीजें बना ली आपने, एक्सटीरियर इंटीरियर में लकड़ी का यूज कर लिया। तो भाई देखो लिमिटेशंस है उस चीज का, आप एक लिमिटेशंस तक ही आप उस लकड़ी को यूज कर सकते हो, बट आपका लिमिटेशंस नहीं है, आप लिमिटेड नहीं हो, आप जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, लेकिन ये करता है डिपेंड आप पर, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। राजेश्वर जी बहुत अच्छा कर रहे हो आप, रिवाइज करते जाओ इंपोर्टेंट चीजें, क्यों, क्योंकि मान लो जब नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म भर जाएगा, तो अभी मान लो कंपटीशन में 1000 बच्चे फॉर एग्जाम, देखो होंगे तो बहुत सारे, 3 साल का स्लॉट पूरा खाली पड़ा हुआ है, होंगे तो बहुत सारे। अब कुछ लोग नोटिफिकेशन पे जागेंगे, कुछ लोग फॉर्म भरने के बाद जागेंगे, कुछ लोग एडमिट कार्ड आने पे जागेंगे, तो आप उनसे एक स्टेप आगे ही रहो। तो रिवीजन जो आपका है बहुत इंपोर्टेंट है, मतलब आपका सिलेबस उस टाइम पे कंप्लीट होगा, वो उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो ये चीज बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया, ये बता दो, ये परमिसिबल स्ट्रेसेस वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, शाहरुख राजेश्वर क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अब अपन यहां से करते हैं WSN को स्टार्ट, मतलब अब अपने को एनालिसिस भी करना है WSN से डिजाइन भी करना है। WSM अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो LSM में इतनी ज्यादा अपने को डिफिकल्टी नहीं होगी, क्लियर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अजम्पशन की, कि अगर मुझे WSN को यूज करना है तो WSN ने क्या क्या अजम्पशंस लिए हुए, क्लियर। तो अजम्पशंस ऑफ WSN, क्लियर। पहली चीज क्या होगी अपनी, अजम्पशन की हो गई है। अब पहला अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में यही में पूछ लिया गया, ये तो SSC JEE में भी बहुत बार पूछा गया है। क्या होता है पहला अजम्पशन, दैट इज प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग। क्या बोला मैंने, अगर एक प्लेन सेक्शन मेरे पास है तो बिफोर और आफ्टर बेंडिंग वो प्लेन ही होना चाहिए। पहले इसको लिख देता हूं फिर समझाता हूं उसको अच्छे से। क्या बोला मैंने, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग होने के बाद या बेंडिंग होने के पहले। देखो बेंडिंग होने के पहले आपने एक प्लेन सेक्शन लिया और फिर उस पर आपने लगा दिया लोड, अब हो गई उसमें बेंडिंग, तो बेंडिंग के बाद भी वो सेक्शन कैसा होना चाहिए, प्लेन ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्ट्रेन का वेरिएशन आएगा, क्या बोलूं इसका मतलब मैं, सच डेट strain variation remains linear, strain variation remains linear। अब भाई इसको भी समझ लेते हैं, strain variation remains linear का मतलब क्या है। तो क्या करते हैं, एक बीम ले लेते हैं, ये ले ली बीम, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, बीम आ गई, ठीक है, बीम इंपोर्टेंट। अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलूं ये बीम है और ये बीम का हमारा क्या हो गया, डेट इज द न्यूट्रल एक्सिस, और इस बीम पर आपने यूडीएल लगा दिया है। क्या लगा दिया है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लगाया, क्लियर। अब अगर मैं बात कर रहा हूं ये सेक्शन कैसा है आपका, प्लेन सेक्शन है। क्या है आपका, प्लेन सेक्शन है। अब देखो प्लेन सेक्शन है तो अपन यहां पे देख लेते हैं कुछ, ये सेक्शन आपका प्लेन हो गया।
अब इस सेक्शन का आपने क्या किया हुआ है, वेरिएशन बनाया हुआ है। देखो बनाते हैं वेरिएशन। तो ये कुछ आपका क्या बनेगा, स्ट्रेन का वेरिएशन बना। क्लियर? आप देख रहे हो ये वेरिएशन कैसा आया आपका स्ट्रेन का, देखो लीनियर आया आपका पूरा। ठीक है, अब आपने इस पे लोड लगाया था, लोड लगाने के बाद ये सेक्शन में क्या हो गई, बेंडिंग हो गई है। तो ये सेक्शन आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर? ये आपका क्या है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका अबव द न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन, ये आपका टेंशन हो गया। अब बेंडिंग के बाद अगर हम इस सेक्शन का क्या बनाएं, स्ट्रेस का वेरिएशन बनाएं, क्या बना, सॉरी स्ट्रेन का वेरिएशन बनाएं, तो ये वेरिएशन कैसा होना चाहिए, ये भी आपका लीनियर होना चाहिए। मतलब इस पूरे सेक्शन पे बेंडिंग की वजह से कहीं पे भी वार्पिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वार्पिंग नहीं होना चाहिए। सेक्शन कैसा होना चाहिए, प्लेन का प्लेन रहना चाहिए। क्लियर? क्लियर है इतना? ये वाला जो हमारा अजम्पशन था, इसमें मैंने क्या बोल दिया, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब हो गया जो स्ट्रेन का वेरिएशन हमारा था, क्या था, स्ट्रेन का जो वेरिएशन हमारा था वो कैसा है, लीनियर है। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है ये वाला जंक्शन? सारों क्लियर है? सारों का आपकी तरफ से जवाब नहीं आते हैं, जल्दी से बताओ, क्लियर है ना ये वाला, कि भाई प्लेन सेक्शन जो हमारा है वो प्लेन ही होना चाहिए बिफोर और आफ्टर बेंडिंग। चलो, तो अब अपन आते हैं थोड़े से नेक्स्ट अजम्पशन पर। ठीक है, ये लिख लिया, ये डायग्राम भी बना लेना आप लोग। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का वेरिएशन हमारा लीनियर होना चाहिए, वार्पिंग नहीं होना चाहिए, वार्पिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब लेकिन यहां पे दिक्कत ये है, दिक्कत ये है, अजम्पशन ये तो इनने ले लिया कि भाई सेक्शन हमारा जो है वो कैसा होना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए बिफोर और आफ्टर बेंडिंग। लेकिन इन केस ऑफ डीप बीम, इन केस ऑफ डीप बीम, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं डीप बीम मतलब क्या, डीप बीम से आप क्या समझते हो? तो डीप बीम मतलब जैसे कि हम कंसीडर करते हैं इसमें क्या, कि हमारी बीम कौन सी है, सिंपली सपोर्टेड, ये डीप बीम की कैटेगरी में आ गई, या फिर कंटिन्यूअस बीम। क्लियर? ये सिंपली सपोर्टेड बीम या कंटिन्यूअस बीम की मैं बात करूं तो ये हमारी डीप बीम हो गई। तो इन केस ऑफ डीप बीम, जो डीप बीम्स जो हमारा स्ट्रेन का वेरिएशन होता है, क्या होता है, इन केस ऑफ डीप बीम जो हमारा स्ट्रेन वेरिएशन होता है वो कैसा हो जाता है, नॉन लीनियर। कैसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया। अब भाई नॉन लीनियर हो गया है तो अब इसका आपको तो लीनियर रखना है, तो लीनियर अगर मुझे रखना है तो डेप्थ को क्या करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ता है। डीपर बीम में मैं क्या करूंगा, डेप्थ को रेस्ट्रिक्टेड कर दूंगा, डेप्थ को क्या कर दूंगा, डेप्थ को रेस्ट्रिक्टेड कर दूंगा। और डेप्थ को कैसे रेस्ट्रिक्टेड करूंगा मैं, तो डेप्थ को करूंगा मैं रेस्ट्रिक्टेड स्पान बाय डेप्थ रेशियो से।
किससे? स्पान बाई डेप्थ रेशियो से मैं इसको क्या कर दूंगा? रेस्ट्रिक्टेड कर दूंगा। मतलब स्पान क्या हो गया? L हो गया, डेप्थ क्या हो गई? D हो गई। तो इसका जो रेशियो आपका होगा वो 10 to 12 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए? 10 to 12 के बीच में होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका जो डेप्थ है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और स्ट्रेन का जो वेरिएशन रहेगा वो लीनियर हो जाएगा, लीनियर ही रहेगा। क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि डीप बीम के केस में स्ट्रेन का वेरिएशन हमारा नॉन लीनियर हो जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? डेप्थ को रेस्ट्रिक्टेड कर दो। कैसे? स्पान बाई डेप्थ रेशियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अजम्पशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अजम्पशन है क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कि भाई आरसीसी की हम बात कर रहे हैं। आरसीसी में हमने दो मटेरियल लिए, एक तो लिया स्टील, एक लिया है कंक्रीट, और दोनों के लिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर पड़ा है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट अजम्पशन क्या बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जो होगा स्टील और कंक्रीट के लिए हमेशा आपको कैसा अज्यूम करना है? इसको लीनियर अज्यूम करके चलना है। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, डिजाइन कर्व हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? डिजाइन कर्व हम यूज करते हैं, एक्चुअल कर्व तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे थे, वैल्यूज नहीं आ रही थी। क्लियर? आइडियल कर्व आपने वहां पे लिया था, आइडियल बनाया था, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन या रिलेशनशिप बोल दूं, क्लियर, रिलेशनशिप लिख लो। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील एंड कंक्रीट, फॉर स्टील एंड कंक्रीट कैसा रखना है या कैसा मान के चलना है? आर एज्यूम टू बी लीनियर। इसको आपको लीनियर मान के चलना। अगर लीनियर नहीं मानोगे तो ये WSM को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने जब आरसीसी को स्टार्ट किया था कि टू इंश्योर नो स्लिपिंग कंडीशन, टू इंश्योर नो स्लिपिंग कंडीशन। अगर आप इंश्योर करना चाहते हो क्या? नो स्लिपिंग कंडीशन, तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? बी कंसीडर स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर? टू इंश्योर नो स्लिपिंग कंडीशन, बी कंसीडर स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी आप लिख लेना यहां पे, सच दैट स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन स्टील दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो इसके बाद आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सच दैट एट एनी पॉइंट स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो आप शॉर्ट में लिख लेना, ये तो आपको याद ही रह जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेन इन कंक्रीट लिखा है, एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू स्ट्रेन इन स्टील एट दैट पॉइंट। क्लियर? ये हमारा स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी होता है। तो नो स्लिपिंग कंडीशन भी आपको इंश्योर करना है, और वो करना है आपको किससे इंश्योर? स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी से आपको इंश्योर करना है। क्लियर? नेक्स्ट है, अब आपने क्या किया था? आपने टेंसाइल स्टील जो था उसको इफेक्टिव बनाया था। इफेक्टिव क्यों बनाया था? कि जितना भी टेंसाइल लोड है वो किसके द्वारा रजिस्ट किया जाए? स्टील के द्वारा रजिस्ट किया जाए। तो हमने क्रैकिंग को अलाउ किया था। तो यहां पे भी नेक्स्ट अजम्पशन हमने क्या बोला? आफ्टर क्रैकिंग। क्या बोला उन्होंने? आफ्टर क्रैकिंग। क्रैकिंग होने के बाद क्या होना चाहिए? आफ्टर क्रैकिंग ऑन टेंशन साइड, आफ्टर क्रैकिंग ऑन टेंशन साइड, ऐसा बोल सकते हो आप,
टेंशन साइड, क्या बोलोगे? द टेंसाइल लोड टेकन अप बाय स्टील, द टेंसाइल लोड टेकन अप बाय स्टील। क्रैकिंग के बाद जितना भी टेंसाइल लोड होगा आपका किसके द्वारा लेना चाहिए? किसको लेना चाहिए? स्टील को लेना चाहिए। एंड ऑल द कंप्रेसिव फोर्स या फिर टोटल कंप्रेसिव फोर्स टेकन अप बाय कंक्रीट, और टोटल आपका क्या कंप्रेसिव लोड किसके द्वारा टेकन अप होना चाहिए? कंक्रीट के द्वारा होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया था WSM का कि वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो कंसीडर एज, वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो कंसीडर एज। तो मॉड्यूलर रेशियो की जो वैल्यू आपकी थी वो WSM ने कितनी कंसीडर की थी? 280/3 सिग्मा CBC ये कंसीडर की थी। क्लियर? और एक और आपको बताया था मैंने मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील और कंक्रीट, इसका जो रेशियो होता है ये मॉड्यूलर रेशियो होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि WSM ने ये मॉड्यूलर रेशियो को कंसीडर किया क्यों था? जरूरत क्यों पड़ गई इसकी? हाँ, मॉड्यूलर रेशियो की जरूरत क्यों पड़ गई है? तो देखो क्या होता है कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसको समझते हैं। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, इसको मैं रख कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपकी है ये क्या होती है? दैट इज EC। EC इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट FC के। भाई ये हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था? भाई ये जो हमारी शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज को कंसीडर नहीं किया गया। क्लियर? नॉट इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड। क्लियर? क्रीप एंड श्रिंकेज के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको पता है कि क्रीप और श्रिंकेज जो होंगे कंटिन्यूअसली उसको क्या कर रहे होंगे? डिफॉर्म्ड कर रहे होंगे आपके कंक्रीट को। भाई ये तो इसमें कंसीडर नहीं किया गया इसलिए हमने लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्ड कर रहे होंगे जिसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो WSM ने कंसीडर किया था फॉर पार्शियली अकाउंट फॉर, आप ऐसा बोल सकते हो, पार्शियली अकाउंट फॉर। ठीक है, यहां पे लिखे दे रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो कंसीडर क्यों कर रहे हो? पार्शियली अकाउंट फॉर long term effect of creep, partially account for long term effect of creep and shrinkage। इसलिए WSM ने हम मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारे अजम्पशन थे आपके, किसके? WSM के। तो जब भी हम WSM को डिजाइन करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर को, तो ये सारे अजम्पशन आपको लेके चलना है। जल्दी से कमेंट करके थम्स अप करके बता दें क्लियर है सारे अजम्पशंस। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लें। राजेश्वर क्लियर है? शाहरुख?
तो अब आई है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज। इंपॉर्टेंट चीज क्या आई है देखो, देखो कहानी क्या आई है, समझते हैं इसको। अगर मैं आपसे बोलूं नोट में लिखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या आई है देखो, अगर मैं बात करूं इन WSM मेथड ऑफ डिजाइन, लिखे देता हूं, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। आपने अभी क्या अजम्पशन लिया था स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन के लिए, जल्दी से बताएं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन के लिए अभी आपने कौन सा अजम्पशन लिया था, जल्दी से कमेंट करके बताएं। शाहरुख, राजेश्वर, लीनियर, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला मैंने अभी कि इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज लीनियर। इन WSM मेथड, WSM ऑफ डिजाइन या वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, क्या बोला मैंने, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज लीनियर। क्लियर? कैसा लिया है? लीनियर लिया है। क्लियर? कैसा लिया है? लीनियर लिया है। अब देखो आपको ये पता है, ये चीज पता होगी कि भाई स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन जो हमारा है, अगर ये लीनियर है और अगर यह लीनियर है तो जो हमारा क्या होगा, इलास्टिक थ्योरी होगी। क्या होगी? इलास्टिक थ्योरी होगी। इलास्टिक थ्योरी इज एप्लीकेबल। इतना तो क्लियर है ना? इतना तो क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना? क्या बोला मैंने कि WSM की मेथड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक अजम्पशन अभी हमने लिया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जो हमारा होगा वो लीनियर होगा। अगर ये लीनियर है तो इलास्टिक थ्योरी हमारी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। क्लियर? लेकिन अब दिक्कत ये है, अब मैं आपसे बोल सकता हूं बट, लेकिन फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक थ्योरी, फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक थ्योरी, जो हमारी इलास्टिक थ्योरी के फॉर्मूले हैं, क्लियर, फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक थ्योरी कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड। क्या बोल रहा हूं? फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक थ्योरी कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बोल दिया है, इसका रीजन बताना जरा आप लोग। ऐसा मैंने क्यों बोला है? जब अज्यूम कर रहे हैं भाई कि लीनियर है, इलास्टिक थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है, तो फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जल्दी से रिप्लाई करें। शाहरुख, राजेश्वर, आपसे चाहिए ये वाला आंसर। शाहरुख, राजेश्वर, जल्दी से आंसर दें कि भाई ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं। हाँ,
आंसर बताओ यार जल्दी से। नहीं पता? तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा भाई, सौम्य भी सर ने पढ़ाया होगा, इलास्टिक थ्योरी की बात कर रहा हूं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं कि लीनियर है। अगर यह लीनियर आपने अज्यूम किया है तो यहां पे आपका क्या होगा, हुक्स लॉ जो आपका होगा वो वैलिड होना चाहिए। अब हुक्स लॉ अगर वैलिड होना चाहिए तो इसके लिए भी आपने अजम्पशन पढ़े थे कि हमारा जो मटेरियल होता है लीनियरली कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। भाई दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि मटेरियल हमारा होमोजीनियस होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस आपकी बनेगी तो ही हुक्स लॉ आपका क्या होगा, वैलिड होगा, इलास्टिक थ्योरी वैलिड होगी। लेकिन हमारा जो आरसीसी है, जो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, क्या होमोजीनियस मटेरियल है? क्लियर? क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं? फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक थ्योरी कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड बिकॉज सेक्शन इज नॉट होमोजीनियस। बिकॉज सेक्शन इज नॉट होमोजेनस। क्लियर? सेक्शन हमारा जो है वो होमोजेनस नहीं है, मतलब हमारा जो आरसीसी है वो होमोजीनियस मटेरियल नहीं है। क्लियर? कैसा नहीं है? होमोजीनियस मटेरियल नहीं है, तो ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब भाई डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे एनालिसिस तो करना है, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? हाँ, in WSM of design, stress strain relation is linear, then elastic theory is applicable, but formula of elastic theory cannot be directly applied because section is not homogeneous. Then अब क्या? then क्या हो जाएगा? यूज तो करना है, एनालिसिस भी करना है। देन बी रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट, क्या बोलोगे? देन बी रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन। देन बी required equivalent homogeneous सेक्शन। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और इसी इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म सेक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो ये कहानी थी कि भाई ये इलास्टिक थ्योरी हम इसके फॉर्मूले हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे ट्रांसफॉर्म सेक्शन की जरूरत पड़ी, और अब आप हेडिंग दे देना ट्रांसफॉर्म सेक्शन। अच्छा, इसको प्रॉपरली लिख लेना, आप मैं अभी बोले दे रहा हूं, जिसको प्रॉपरली लिख लेना भाई ट्रांसफॉर्म सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, और ट्रांसफॉर्म सेक्शन होता क्या है वो भी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। लिख लो इसको, लिखना इन डब्ल्यू, ऐसा लिखना, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, मतलब WSM ऑफ डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज लीनियर एंड हेंस इलास्टिक थ्योरी इज एप्लीकेबल। ये तो बात सही है क्योंकि हमने पढ़ा था। बट लिखना, बट फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक थ्योरी कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू द सेक्शन,
बिकॉज सेक्शन इज नॉट होमोजीनस, बिकॉज सेक्शन इज नॉट होमोजीनस, hence be required a equivalent homogeneous section, equivalent homogeneous section or transform section. क्लियर? तो ये आपका कहानी थी कि ट्रांसफॉर्म सेक्शन की रिक्वायरमेंट अपने को है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन कि ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन जो आपका है इसको हम कैसे ऑब्टेंड करेंगे, ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन आएगा कैसे? क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म सेक्शन ऑब्टेंड बाय ट्रांसफॉर्म सेक्शन इज ऑब्टेंड बाय कैसे मिलेगा? तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जो हमारा स्टील का एरिया है उसको रिप्लेस कर दूंगा इक्विवेलेंट एरिया से, जिसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगी कितनी होगी? कंक्रीट के बराबर। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? आ ट्रांसफॉर्म सेक्शन ऑब्टेंड बाय, क्या बोला? ट्रांसफॉर्म सेक्शन ऑब्टेंड बाय रिप्लेसिंग स्टील एरिया। स्टील के एरिया को क्या कर रहा हूं मैं? रिप्लेस कर रहा हूं। रिप्लेसिंग स्टील एरिया बाय एन इक्विवेलेंट एरिया, अब इक्विवेलेंट एरिया, जो इक्विवेलेंट एरिया है having same modulus of elasticity, having same modulus of elasticity, as concrete, that's called equivalent homogeneous section and transform section। मतलब सीधा है, स्टील का जो एरिया है उसको रिप्लेस कर देना है किससे? एक इक्विवेलेंट एरिया से जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के बराबर है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक ट्रांसफॉर्म सेक्शन मिल जाएगा। और इस ट्रांसफॉर्म सेक्शन पर हम इलास्टिक थ्योरी के फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाइड कर देंगे। क्लियर? ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन कैसा है? होमोजीनस है, और इस पे आपकी सारी की सारी इलास्टिक थ्योरी क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, सारी थ्योरी क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर? अब ये इक्विवेलेंट एरिया जो है, अब इस इक्विवेलेंट एरिया के लिए कुछ पॉइंट है। कैसे पॉइंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद अपन समझते हैं इक्विवेलेंट एरिया को। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्चुअल सेक्शन की, तो जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बीम है, ये मेरे पास एक सेक्शन, इसमें क्या किया होगा आपने? ये स्टील प्रोवाइड किया होगा, ये आपका क्या हो गया? EST हो गया। ये सेक्शन की क्या दी गई होगी आपको? विड्थ दी गई होगी। ठीक है, अब यहां से बात करें, ये बात करें, तो ये आपका क्या होगा? कवर होगा। क्लियर? और यहां से यहां तक का जो आपका डेप्थ आएगा दैट इज इफेक्टिव डेप्थ होगा। क्लियर? इतना तो क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट आगे बात करूं तो इस सेक्शन का ये मैंने क्या ले लिया? न्यूट्रल एक्सिस ले लिया। तो ये आपका क्या हो गया? एरिया ऑफ स्टील हो गया इंटेंशन साइड। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन की। ये तो एक्चुअल सेक्शन हो गया, यहां पे लिखे दे रहा हूं एक्चुअल सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब बनाते हैं हम क्या? ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन में ये जो एरिया ऑफ स्टील आपका है इसको क्या कर दिया? आपने रिप्लेस कर दिया है किससे? इक्विवेलेंट एरिया से। तो फॉर अ रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पे बना लेता हूं कि ये मेरा कुछ इक्विवेलेंट एरिया है,
इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के बराबर है। तो ये जो ओवरऑल सेक्शन आपका होगा ये क्या हो जाएगा, एक होमोजेनियस सेक्शन बन जाएगा। क्लियर। तो ये जो आपका एरिया है दैट इज ए। क्लियर। ये क्या हो गया आपका ए हो गया, दैट इज ट्रांसफॉर्म सेक्शन में मैंने क्या बोल दिया, इक्विवेलेंट एरिया बोल दिया, ये आपका ए हो गया। ठीक है। और ये आपका जो सेक्शन है दैट इज इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन। क्लियर। आप इसको एक नाम से और जान सकते हो, वो अभी मैंने बताया था आपको, ट्रांसफॉर्म सेक्शन। तो ये ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्म सेक्शन लिख दिया और नीचे मैंने इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन लिख दिया। क्लियर। अब आपको पता है एक और चीज देख लो यहाँ पे भाई, ये न्यूट्रल एक्सिस जो आपकी है इसकी जो टॉप से आपकी डेप्थ आई है वो आपकी एक्स आ गई। ठीक है। अब आपने क्या किया, स्ट्रेस का वेरिएशन बनाया इसके लिए, ट्रांसफॉर्म सेक्शन के लिए। अब एक चीज याद रखना भाई, जब भी हम एनालिसिस डिजाइन की बात करेंगे हम ट्रांसफॉर्म सेक्शन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपने होमोजेनियस इसको बना दिया है, सारी की सारी एनालिसिस इसी के बेसिस पे होगी। लेकिन जब प्रोवाइड करने की बारी आएगी कि अब सेक्शन को प्रोवाइड कराना है, तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन हम प्रोवाइड नहीं कराते, हम प्रोवाइड क्या कराते हैं, एक्चुअल सेक्शन को प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा एक्चुअल सेक्शन है तो ये हम प्रोवाइड कराएंगे और ये एनालिसिस पर्पज के लिए हमने इसको ले लिया है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं स्ट्रेस का वेरिएशन। तो देखो भाई यहाँ तो टेंशन साइड में कंक्रीट आपका क्रैक हो गया है, क्रैक हो गया तो इफेक्टिव कहां तक रहेगा, ये सारा का सारा टेंशन लोड कौन लेने वाला है, स्टील लेने वाला है। ठीक है। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस जा रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेस का वेरिएशन आपका कैसा आएगा, बेंडिंग में हम डिजाइन कर रहे हैं तो हम ये वेरिएशन भी किसका लेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन लेंगे। क्लियर। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे इसको लिख रहा हूं मैं एफ सी बी सी, और ये आपकी क्या होंगी, रिक्वायर्ड स्ट्रेसेस इन स्टील। जो आपने यहाँ पे इक्विवेलेंट एरिया लिया है तो ये आपकी रिक्वायर्ड स्ट्रेसेस हो गई हैं एफ ई। ठीक है। तो ये आपका कुछ यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। ठीक है। तो आपने क्या किया, इस एरिया ऑफ स्टील को इक्विवेलेंट एरिया से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन मिला। वैसे इस ट्रांसफॉर्म सेक्शन के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, अब एनालिसिस करना चालू कर रहे हैं। तो भाई जो ये इक्विवेलेंट एरिया था इसके लिए मैंने बोला था कुछ पॉइंट, तो द इक्विवेलेंट एरिया शुड, यहां पे लिख रहा हूं द इक्विवेलेंट एरिया शुड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली, इक्विवेलेंट एरिया से रिलेटेड। पहला आपका पॉइंट यहां पे है कि भाई जो हमारा इक्विवेलेंट एरिया है ये कहां पे लोकेटेड होगा, किस जगह पे लोकेटेड कर रहे हैं, तो जो हमारा स्टील का सेंट्रॉइड होगा, स्टील का क्या होगा, ये स्टील की बात कर रहा हूं, स्टील की एरिया की, तो भाई इसका जहां सेंट्रॉइड होगा उस सेंट्रॉइड पर यह इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है, लोकेटेड होता है। क्लियर। तो बी लोकेटेड एट द सेंट्रॉइड ऑफ स्टील, बी लोकेटेड एट द सेंट्रॉइड ऑफ स्टील। कहां पे लोकेटेड होगा, सेंट्रॉइड ऑफ स्टील पर लोकेटेड होगा। क्लियर। यह भी जो इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट एरिया होगा, यह क्या करेगा, सेम स्ट्रेन को प्रोड्यूस करेगा एज अ स्टील एरिया। इस स्टील एरिया में सेम स्ट्रेन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। जो ये पहले कर रहा होगा वही ये करेगा। क्लियर। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि डेवलप द सेम स्ट्रेन, develop the same strain. Clear. Develop the same strain as steel area, as steel area. ठीक है। ये दो पॉइंट आपके हो गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात बोलूं फोर्स की, क्लियर, अब मैं किसकी बात बोलूं, फोर्स की। फोर्स कहां पे, इसी स्टील में। तो भाई ये भी सेम फोर्स को डेवलप करेगा, ये भी क्या करेगा, सेम फोर्स को डेवलप करेगा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो, डेवलप द सेम फोर्स एज इन स्टील, डेवलप
डेवलप द सेम फोर्स एज इन स्टील। क्लियर? यह भी सेम फोर्स को क्या करेगा? डेवलप करेगा स्टील में। ठीक है, ये इक्विवेलेंट एरिया के लिए आपको ये तीन चीजें याद रखनी। अब आप यहां पे जो देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है AE और मैंने लिखा है FE। भाई इनकी वैल्यू क्या होगी? ये तो इक्विवेलेंट एरिया से रिप्लेस कर दिया है, तो इक्विवेलेंट एरिया होगा कितना? इक्विवेलेंट एरिया भी आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। उससे पहले एक चीज ये समझना है कि जो FCVC हमने यहां पे लिखा है ये क्या है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था, जब हमने क्या पढ़े थे? वर्किंग स्ट्रेस मेथड को, सिग्मा CVC, और क्या बताया था? सिग्मा ST, दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कंप्रेशन इन कंक्रीट। और ये क्या थी? परमिसिबल स्ट्रेसेस इन डायरेक्ट टेंशन इन स्टील। क्लियर? तो ये वैल्यू जो होती है दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेसेस। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये क्या है आपकी? ये आपकी क्या है? परमिसिबल स्ट्रेसेस है। क्लियर? अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं FCVC की और दूसरा मैं बात कर रहा हूं FST की। ये जो आपकी है दैट इज द एक्चुअल स्ट्रेसेस। क्लियर? FCVC क्या है आपकी? FCVC क्या है? बेंडिंग कंप्रेशन में एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं आपकी कंक्रीट में, और डायरेक्ट कंप्रेशन डायरेक्ट टेंशन में एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं स्टील की, दैट इज द FCVC एंड FST। क्लियर? FE की अगर मैं बात करूं तो FE क्या है? दैट इज स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट एरिया। ये क्या है आपका? स्ट्रेस इन, लिख लेना ये, स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट एरिया। एक्चुअल में होता क्या है कि ये लिखा तो सब रहता है, पढ़ाते टाइम सबको समझ में आ जाता है, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये FE कहां से आ गया, EE क्या हो गया। तो आप ये नोट डाउन ही करते जाना साथ में। ठीक है, EE मैंने अभी आपको बताया था। EE क्या होता है आपका? दैट इज इक्विवेलेंट एरिया। यही क्या हो गया आपका? इक्विवेलेंट एरिया हो गया। क्लियर? और FST जो है और FCVC है दैट इज द एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड बेंडिंग कंप्रेशन एंड डायरेक्ट टेंशन। ठीक है, स्टील की हो गई है। इतना क्लियर है? अब अपने को क्या करना है भाई? ये वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है। तो अपन ने यहाँ पे दो चीजें देखी थी कि देखो इक्विवेलेंट एरिया से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीजें देखी कि भाई इक्विवेलेंट एरिया जो होगा वो सेंट्रोइड ऑफ द स्टील पे क्या होगा? सेंट्रोइड ऑफ द स्टील पे क्या होगा? लोकेट होगा। नेक्स्ट यह है सेम स्ट्रेन को क्या करता है? डेवलप करता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी? सेम फोर्स को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है? सेम फोर्स को डेवलप करता है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेन को क्या करता है? सेम डेवलप करता है। तो सबसे पहली कंडीशन अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो ये आपका x था, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ थी, और ये आपका टोटल क्या हो गया था? इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d हो गई थी। तो सबसे पहला अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये तो अपन ने देख ही लिया, लिख लिया होगा आपने। और तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं? y स्ट्रेन इक्वलिटी। यही देखा, सेम स्ट्रेन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने सबसे पहले अप्लाई कर दिया y स्ट्रेन इक्वलिटी। अब स्ट्रेन क्या होता है ये भी आपको पता है, क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मैं बात करूं तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। तो आप क्या बोल सकते हो? स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाई ई हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। क्लियर? तो अब अगर मैं बात करूं FE मतलब ये क्या हो गया आपका? देखो यहाँ पे ये AST है, एरिया ऑफ स्टील, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? FST, एक्चुअल स्ट्रेसेस की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? स्टील के साइड में क्या आ जाएंगी? एक्चुअल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। तो अब आपको देखना है, सेम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो देखो, तो सेम स्ट्रेन में क्या आ जाएगा? एक्चुअल स्ट्रेसेस FST अपॉन ES, अपॉन क्या आ जाएगा? ES। अब नेक्स्ट में यहां पे बात कर रहा हूं किसकी?
किसकी बात कर रहा हूं? इक्विवेलेंट। इस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इस सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस हैं वो कितनी है? एफ ई, दैट इज स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट एरिया। इक्विवेलेंट एरिया के लिए आपका क्या हो गया? एफ ई हो गया है। तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा? एफ ई और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईसी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। अब आप क्या करोगे? इसको करोगे सॉल्व। आपको एफ ई की वैल्यू निकालना है। तो एफ ई इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा? एफ एस टी अपॉन ई एस इंटू ई सी। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं तो एफ ई इक्वल टू एफ एस टी इंटू ई सी अपॉन ई एस में लिख दूंगा। क्लियर? अब मैं जानता हूं बी नो डेट। बी नो डेट मैं क्या जानता हूं कि मॉड्यूलर रेशियो हमारा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ईएस अपॉन ईसी होता है। अब यहां पे आप देख रहे हो क्या है? ईसी अपॉन ईएस है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/m इक्वल्स टू ईसी अपॉन क्या हो जाएगा? ईएस हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे अपन ने पुट कर दिया तो एफ ई कितना आ जाएगा? एफ एस टी बाई एम आ जाएगा। क्लियर? मतलब इक्विवेलेंट एरिया में जो हमारी स्ट्रेसेस होंगी वो कितनी होंगी? एफ एस टी बाई एम। एम क्या है? मॉड्यूलर रेशियो होगा। तो ये आपकी क्या यहां पे निकल के आ गई है? स्ट्रेसेस निकल के आ गई। क्लियर है इतना? कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से। अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर से समझा देता हूं। ये आपकी स्ट्रेसेस आ गई हैं तो हमेशा स्ट्रेसेस कितनी लेंगे हम इक्विवेलेंट एरिया में? स्टील के साइड एफ एस टी बाई एम। एफ एस टी बाई एम आपको लेना है। राजेश्वर सारो क्लियर है? देखो इंपॉर्टेंट चीजें बता दो जल्दी से। क्लियर है? ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी से बताओ। क्लियर है? देखो अगर आप लोगों का टाइम से रिप्लाई आ जाता है तो लगता है भाई आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग देख रहे हो। रिप्लाई नहीं करते हो तो ऐसा लगता है बस पता नहीं कौन देख रहा होगा वहां पे। हाँ, तो रिप्लाई करते जाया करो। अच्छा लगता है आपका रिप्लाई आता है तो। चलो, तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रेसेस निकल आएंगे। अब अपन बात करते हैं एरिया की। अब अपने को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो भाई उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट देखा था, फोर्स कैसा होता है? सेम डेवलप करता है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे किससे? अब बाई फोर्स इक्वलिटी से। क्लियर? अब फोर्स इक्वलिटी की बात करूं तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है आपका? देखो स्ट्रेसेस इक्वल्स टू क्या होता है? P बाई ए होता है। क्लियर? तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेसेस इनटू एरिया। यही हो जाएगा, स्ट्रेसेस इनटू एरिया, यही हो जाएगा। तो अब इस बेसिस पे अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? इस बेसिस पे अपन क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? कैलकुलेट करेंगे फोर्स इक्वलिटी से। तो देखो, तो एफ एस टी ये आपकी स्ट्रेसेस हो गई हैं इनटू एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील। आपका जो था ईएसटी जो था वो हो गया। एक्चुअल सेक्शन की अपन ने बात कर ली। क्लियर? अब अपन बात करें किसकी? इक्विवेलेंट की। तो इक्विवेलेंट की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? एफ ई इंटू ए ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ ई इंटू ए ई आपका हो जाएगा। सिंपल सा। देखो एफ ई आपने निकाल लिया है, कितना आया? एफ एस टी बाई एम आया। तो क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे? एफ एस टी इंटू ए एस टी इक्वल टू एफ एस टी बाई एम मॉड्यूलर रेशियो इंटू ई। एफ एस टी से एफ एस टी कैंसिल आउट, एम का मल्टीप्लाई ई एस टी में, देन इक्विवेलेंट एरिया कितना आ गया? ए इक्वल टू एम ए एस टी आ गया। मतलब इस ए की जो वैल्यू आई, जो इक्विवेलेंट एरिया आपका है वो कितना होगा? एम ए एस टी आपका
होगा। कितना होगा? MEST आपका होगा। ठीक है, क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? ये आ गया इक्विवेलेंट एरिया MEST। अब एक चीज और आपको याद रखना है यहाँ पे कि भाई जो टेंशन साइड हम मॉड्यूलर रेशियो M आप ले रहे हो, टेंशन साइड में M आपका लिया, दैट इज द मॉड्यूलर रेशियो। तो याद रखना जब भी हम डबली सेक्शन को डिजाइन करेंगे तो कंप्रेशन साइड में जो हमारा मॉड्यूलर रेशियो होता है वो क्या होता है? M डैश हम बोलते हैं। वो M डैश क्या होता है? टेंशन साइड में जो हमारा मॉड्यूलर रेशियो होता है उसका 1.5। क्लियर? तो ये हमारा कंप्रेशन साइड के लिए मॉड्यूलर रेशियो कितना होता है? 1.5 M। ठीक है, ये चीज आगे याद रखना, आगे अपने को काम आएगी ये। क्लियर है ये? क्लियर है राजेश्वर सारो? ये जो अपन ने यहाँ पे इक्विवेलेंट एरिया निकाला है बाय फोर्स इक्वलिटी से, ये आपको क्लियर है? MEST आपका होता है। RCC बोल लग रहा है क्या? ये बताओ पहले तो, आप लोगों के रिप्लाई बहुत लेट आते हैं। बोल लग रहा है क्या? जल्दी से बताओ। समझ में नहीं आ रहा, बोल लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में। देखो अब तो इंटरेस्ट आपका आना चाहिए क्योंकि अब अपन क्या करने वाले हैं? एनालिसिस और डिजाइन करने वाले हैं। तो अब तो अपने को RCC और अच्छा लगना चाहिए क्योंकि थ्योरी वाला सेक्शन अब अपना कम हो गया है। अब अपन एनालिसिस करेंगे और डिजाइन करेंगे। चलो, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने को यहाँ पे पढ़ना है क्रैक्ड और अनक्रैक्ड सेक्शन। जैसा अपन ने देखा था कि अगर मुझे टेंशन साइड के स्टील को क्या करना है? टेंसाइल लोड दिलाना है तो क्रैकिंग आपको वहां पे डन करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? क्रैकिंग आपको करनी पड़ती थी। अब क्रैकिंग अगर आपको करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? क्रैक्ड और अनक्रैक्ड सेक्शन को करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो देखते हैं क्रैक्ड एंड अनक्रैक्ड ट्रांसफॉर्म सेक्शन। याद रखना एनालिसिस में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो हम क्रैक्ड और अनक्रैक्ड भी क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्म सेक्शन को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? क्रैक्ड एंड अनक्रैक्ड सेक्शन, सॉरी अनक्रैक्ड ट्रांसफॉर्म सेक्शन लिखना। अनक्रैक्ड ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ठीक है, तो क्रैक्ड सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्रैक्ड, फिर पढ़ते हैं अपन अनक्रैक्ड। देखते हैं, फिर से एक सेक्शन बना लेते हैं। तो बना लो सेक्शन। अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले क्रैक्ड सेक्शन की। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्चुअल सेक्शन। ये आपने यहां पे क्या किया होगा? स्टील को प्रोवाइड किया होगा, डेट इज द EST। ठीक है, ये आपका क्या होगा? यहाँ पे अभी बताया था कवर, ये आपका कवर है। ये आपका क्या होगा? इफेक्टिव डेप्थ और डेट इज विड्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है, फिर आपने क्या किया होगा? इसके लिए एक ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाया होगा।
ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्म सेक्शन हो गया। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपने यहां पे इक्विवेलेंट एरिया आपने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें तो यहां पे क्या आ रही होगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होगी, ये आपकी हो गई है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ठीक है, ये आपका यहां पे लिख दिया मैंने न्यूट्रल एक्सिस। अब आपने क्या बनाया होगा, स्ट्रेस का वेरिएशन बनाया होगा। ठीक है, स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे बनेगा वो बना लेते हैं। ये हमारा स्ट्रेस का वेरिएशन हो गया। ठीक, ये हमारा टॉप से न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, डेप्थ हो गया न्यूट्रल एक्सिस का, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ हो गया। ये रिमेनिंग कितना बचा होगा आपका, d माइनस एक्स बचा होगा। ये एक्सट्रीम फाइबर पर एफसीबीसी आपका रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा एफएसटी बाई एम। भाई ये हमने बनाया क्या है, स्ट्रेस वेरिएशन। ठीक है, यहां लिखे दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेस वेरिएशन हमने बनाया है। ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट एरिया दैट इज ए एम ई एस। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्चुअल सेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है,